अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं और बहुत ही अहम खबरें आज हमारे पास। एक तो ख़रीद व फ़रोख्त की शुरू हो गई है, मंडी खुल गई है, सेनेट का इलेक्शन होने वाला है और इसी ज़मन में एक अजीब सी 2018 की एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो गई है, जिसमें अरकान पार्लियामेंट को दिखाया गया कि वो नोट ले रहे हैं। लेकिन वकला बरादरी ने आज फिर धावा बोल दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट बार ने वकला की साइड ले ली और उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स को शामिल करना ज़रूरी है, जबकि पंजाब बार और दूसरे लोगों ने उसका काफ़ी उसको यानी आड़े हाथों लिया। इसके ऊपर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुलाजमीन जो हैं वो भी बैरून मुल्क फ़ंड्स लेने में पेश हैं। बड़ी ख़बरें आ रही हैं। बुखारी साहब मुझे अभी बड़ा ब्रीफ कर रहे थे उसके मतलब कि कौन कौन उसे फैज़याब होता रहा, और अगर ऐसा है तो फिर तो मैं बुखारी साहब की बात मानने पे हामी भरनी पड़ेगी पहली बारी आज मुझे भी। हैदराबाद में पीडीएम का पावर शो या पावर कहीं और शो कहीं और। हालत यह है कि मैं और सलीम बुखारी साहब दोनों को देख रहे थे और मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सिद्ध के दिल से हम दोनों सो गए थे वो तकरीरें देखते देखते। खुद बुखारी साहब को आज दिल पे हाथ रख के बताना पड़ेगा सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और IPPs के मुआहदे की मंजूरी हो गई, साथ ही कई और चीज़ें भी मंजूर हुई। वो क्या, वही बुखारी साहब आपको बताएंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के बाद दोबारा से खुश आमदेद। आप जो जलसे में बोर हुए उसके लिए माजरत खा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मंडी में तेज़ी या मंदी, ये क्या हो रहा है सर? नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि मुबशर लुकमान जनरली एक बहुत ही प्लेजेंट आदमी है, लेकिन जब कभी बिस्तर की गलत साइड से उठ जाएं तो उस दिन हम सब के लिए बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है, इसलिए हम इनके गुस्से की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक तो ये आपसे शेयर करनी, जो सवाल उन्होंने उठाया है और जो इशू उन्होंने जिसका जिक्र किया है वो ये है कि ये जो मंडी के एतबार से बात करनी है ना, हमने तो पहले सुप्रीम कोर्ट पे कर लें, जो आपका दिल करे सर। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में पहले होना चाहिए, चूंकि इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, दूसरा दिन है ना आज जो कुछ हो रहा है वहाँ पर। एक तो ऑफ द एयर जब हम बात कर रहे थे तो वकला की जो तहरीक थी उसके हवाले से जो आज के चीफ जस्टिस हैं वो उस वकला की तहरीक के सुरखेल थे। आपको पता है कि चीफ जस्टिस के राइट हैंड थे, तो अब खुद कुछ उनको वही कुछ जो भुगतना पड़ रहा है या सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर यकीनी तौर पे वो हट तो होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन वकला की तरफ से जिस किस्म का मुजाहरा किया गया है, जिस किस्म की एक्सेसेस कमिट की गई हैं, उसका किसी न किसी को नोटिस बहरहाल लेना है। क्योंकि अगर वकला को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो जो मर्ज़ी करें, जिस जज को मर्ज़ी ताला लगा दें, जिसको मर्ज़ी बंद कर दें, हत्ता कि जिसको चाहें वो मारपीट भी कर लें, तो ये कानून का निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। मेरा ख्याल ये है। अच्छा, मैं इसमें एक बात बड़ी क्लैरिफाई करूँ। पहली बात कि यानी आपकी औलाद जो होती है ना, वो आपकी ज़िंदगियों की सोच का महवर होती है। ठीक, बेस्ट ठीक है, किसी के लिए भी। मेरा एक बेटा और एक बेटी, और बेटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वकील बन रहा है, तो इससे पता चलता है कि मैं इस प्रोफेशन की कितनी इज़्ज़त करता हूँ और मैं इसकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको कितनी अहमियत देता हूँ। अब रह गई दूसरी बात जो आपने कही। मैं आपको बताऊँ कि जब हमारे यहाँ वकला और जजेस या बार्स, जब ये लोग आ जाएं बीच में, कब्ज़े की बातें हो जाएं, उसकी जस्टिफिकेशन की बातें हो जाएं, कानून अपने हाथ में लेने की बात हो जाए, तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कानून की कैसे इज्जत करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा मुबशर, ये एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, इसलिए कि दे इंटरप्रेट लॉ, दे डिफेंड लॉ, दे आर एजुकेटेड, दे एजुकेटेड क्लास। तो उनकी तरफ से इस किस्म की जो होलिगनिज्म है वो सूट ही नहीं करता, उनके वकला के टाइटल के साथ सूट नहीं करता। कमाल है, अस्पतालों को भी अटैक कर देते हैं, डॉक्टरों को भी मारते हैं। करेक्ट, ये हो चुका है यहाँ, और इन्हीं वकला ने फिर जजेस बनना है। यानी आज जो कुछ ये जजेस के साथ कर रहे हैं, कल को जब वो अपनी सीनियरिटी के एतबार से अगर जज बन जाएंगे तो क्या होगा। ये इतना पंजाबी में जिसको कहते हैं कड़मास मच गया है कि मेरे ख्याल से। एक बात बताऊं कि आपने अगर किसी को सब एडिटर रखना हो, सब एडिटर आपका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ना अखबार में, तो आप उसकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना हो तो आपको पता ना कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं, कितनी ज़ीरो। आप किस तरह आप पूरे निज़ाम को आप खोखला कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन होना चाहिए प्रॉपर, जो लोगों को बनाए और लोगों को ट्रेन करे। देखिए, हमारे सामने मिसालें हैं दुनिया में जज कैसे मुकर्रर होते हैं, बल्कि अमेरिका में तो यहाँ तक है कि जो अटॉर्नी जनरल भी लगना है उसकी पब्लिक हियरिंग होती है। हाँ, सेनेट के आगे आ जाता है, सेनेट के आगे आ जाता है।
इस पूरे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। इसको इतना अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए कि दुनिया के जितने भी दीगर निज़ाम चल रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं ये मेल खाता हो। ये अपनी मर्ज़ी से हैंड पिक करके वकला को जज बना देने का यही नतीजा निकलेगा जो हमारे सामने है इस वक्त। एक बात। दूसरी बात यह है कि 71 वकला हैं ऐसे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जिन्होंने एक पटिशन कह लीजिए लिखी है या कंडेमनेशन का एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो वकला ने तोड़फोड़ की है उसको किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए जो चैम्बर जिस तरह से बने हुए आपने भी देखी हुई है, कोर्ट्स हमने भी देखी हुई है, हाल हर जगह ऐसा ही है। कोई एक खास नहीं कि वो इस्लामाबाद में बने हुए, आप लाहौर में जरा जाके देखें क्या अगर आप ये मॉडल टाउन की जो कोर्ट है उसको देखें तो पूरी सड़क जो है उस पर कब्जा करके बैठे होते हैं सारा वक्त। ये अपनी जगह है लेकिन इसको किसी न किसी तरीके आपकी साइड का कार पार्क बनी हुई है, इसको किसी न किसी तरीके से सिविलाइज तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है क्योंकि ये जहां प्रेस्टीज का ताल्लुक है। प्रॉब्लम एक और है बुखारी साहब, मुझे जो कल पता चला वो ये कि 11,000 वकला हैं जिनके लाइसेंस जाली हैं। ये और ज्यादा खौफनाक और वो ओहदेदारान भी हैं मुख्तलिफ बार्स के। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ऐसे लोग जिनके पास हमने एयरलाइन का तो बेड़ा गर्क कर लिया, हाफ सेमी हाफ ठीक और सेमी हाफ गलत। आपकी पार्लियामेंट में निकले ना जाली डिग्रियों वाले, लेकिन ये जाली डिग्रियां हो जाएं या ये जिस तरह के लाइसेंसेज हैं वेग, ये सारा कुछ तकलीफ दे इसलिए है कि ये सोसाइटी का एक ऐसा सेगमेंट है जिसका रिफ्लेक्शन अगर नेगेटिव होगा तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। हमारा जुडिशरी का जो है इसके लिए किसकी जिम्मेदारी इसमें एक तो बार्स की है, ऑब्वियसली बार्स की है। बार्स को जजेस के साथ बैठ के लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बार ये कह दे कि जी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए तो बाकी जिन्होंने इस मुल्क में कब्जा लिया है, कब्जा किया हुआ प्लाजा वालों ने, दुकानों वालों ने, घरों वालों ने, उनको क्यों नहीं फिर स्टेक होल्डर समझ के ऑन बोर्ड लेते? ये सिर्फ अपना सुप्रीम कोर्ट बार के कहने पे हम वकला को क्यों स्टेक होल्डर माने? हाँ, मैंने ये दोहरा मयार है। इशारा आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन ये फैसला अब कौन करेगा? दोनों तरफ कन्फ्रंटल पोजीशन है। कल के पास है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालतों नहीं करना, मैंने तो करना नहीं। कल जो कुछ हुआ वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पहले तो सारी अदालतें बंद करने का हुक्म दे दिया, फिर वो खुद चले गए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा कहीं। आज सूरत हाल कल से भी ज़्यादा बदसूरत थी तो ये कब तक चलेगा? बड़ी गालम गलोच हुई है, पथराव हुआ है, सब कुछ हुआ है। मुझे बताएं, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कि जब आप लोगों ने कार पार्क में खुद इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस रमदे साहब के नाम के चेम्बर्स बना दी और बिल्डिंग्स बना दी वहाँ पे, तो क्या वो इंक्रोचमेंट में नहीं आएगा? सवाल तो बिल्कुल ठीक है और पूछा भी जाना चाहिए और इसका जवाब भी आना चाहिए, ये इतना अहम सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा तख़ीर नहीं हो सकती कि इसको किसी न किसी किनारे लगाया जाए, बिकॉज हर रोज़ के ये मनाजर जो हैं ये पाकिस्तान की जुडिशरी पर लोग हमें सिर्फ यही नहीं देख रहे, बाहर भी देख रहे हैं। प्रॉब्लम एक और, ये तो हो गए कानून इंटरप्रेट करने वाले, ऊपर जो कानून बनाने वाले हैं जब वो राशि और मुर्तशी हो तो फिर हम क्या करें? हमारी क्या आपने कहा कि मुझे अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार कर दिया, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं इस पर बात करने की। देखिए 2-3 वाक़यात हुए हैं ऐसे। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो 2018 की है जिसमें पीटीआई के लोग पैसे लेते हुए दिखाए हैं। इसको इस वक्त वायरल करने की क्या जरूरत पेश आई? सवाल नंबर 1। पहले तो बताएं वायरल किया किसने? करेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वुड आस्क यू बिकॉज़ यू आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई अपना को कांस्टेबल हूं सीआईए में, मुझे क्या पता? यू आर ए वेल इन्फॉर्म्ड मैन, राइट? तो मैं, आप भी उतने ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो हम दोनों शेयर कर लेंगे ना अपनी। मैं कहूं कि सबसे पहली बात यह है कि ये तो लगता है कि इलेक्शन पे नजरअंदाज हो रहा है कोई, ठीक है ना? एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस पे शुरू करते हैं इंशाल्लाह बात। एक ब्रेक के बाद डीएनए और ये जो सेनेट में हो रहा है सब कुछ गंद, इसका क्या हाल है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ये मैं ब्रेक में फौरी तौर पे मुझे एजाज कैमरा मैन है, उसने ये मिंट की गोलियां देना शुरू कर दी कि ए खाओ तो ठंडे रहो। उसको लग रहा था मैं गर्म हो रहा हूँ, तो मैं ये खाता हूँ। बुखारी साहब आप बताएं क्या हो रहा है सेनेट में? देखिए मुझे 2-3 चीज़ों पे हैरत है। एक तो ये कि एक ऐसा शख्स जो उस वक्त मुलव्वस था उसमें और उसको पार्टी से निकाला गया था, फिर वो दोबारा इलेक्ट होकर वज़ीर कानून कैसे बन गया? और अब जब अचानक खान साहब को पता चला कि ये क्या हो गया तो उन्होंने उससे इस्तीफ़ा भी मांग लिया। चीफ मिनिस्टर ने उनसे कहा भी है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। जब ये पार्टी के अंदर भी ये सब कुछ है तो मुझे ये लगता है कि ये वीडियो जो है ये पीटीआई ने रिलीज़ नहीं की है। ये जो आप कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी, ये कोई उस तरह की कार्रवाई मुझे लगती है। व्हाट इज़ योर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट? अच्छा, मैं आप लोगों ने जो मुझे मिली भगत करके गोलियां खुलवा दी हैं,
मैं बोल लूं कि ना बोलूं, ये बताएं। आपके बोलने के लिए मैंने आपको उकसाने वाला सवाल किया। मुझे एक बात बताएं कि क्या किसी को शक है कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ है? क्या किसी को शक है कि इमरान खान ने 18-20 बंदों को उस वक्त नाअहल करने की बात की थी जब उनको उनके वोट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? क्या किसी को कोई शक है कि वो बगैर इंक्वायरी के उनको फारिग नहीं करना चाह रहा था, ताकि ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है, और इस वजह से कोई अगर वजीर है या कोई अमीर है तो उस तरह से? तो 2.5 साल लग गए, 2.5 साल लग गए इसके ऊपर। एक सेकंड सर, आपकी जो इंक्वायरियों का तरीका कार है आपको ही पता और मुझे भी पता। नहीं, मैं खान साहब को तो दूसरा नहीं, एक सेकंड, मेरा मतलब है कि पार्टी एक हद तक कर सकती है, सेनेट का मसला है ये उन्होंने सिर्फ पार्टी के ऊपर नहीं करना। दूसरी बात यह है कि क्या आपको कोई शक है कि इमरान खान जो इतनी देर से कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए सेनेट के अंदर, उसकी क्या वजह है? ताकि वो डिस्करेज करें हॉर्स ट्रेडिंग को और लोगों के बिकने को। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये ना हुआ तो पीटीआई 5 से 7 सीटें लूज कर देगी अपनी। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी मैं बात बिल्कुल मानता हूँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा शायद होने जा भी रहा है। अगर तो ये पर्पज़ ये था कि इसमें शफाफियत लाई जाए और ट्रांसपेरेंट हो इलेक्शन, तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त क्यों इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? उस वक्त क्यों नहीं कहा खान साहब ने? देखिए, जब कह दिया अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, जब कहा तो मेरा होता है कि एतराज चेयरमैन सेनेट वाले ही कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि जनाब वो इंक्वायरी हो रही है, बड़ी देर लग रही है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने यानी हॉर्स ट्रेडिंग की है, पैसे लिए, इल्ज़ाम जो है ना, उसको आपने टिकट क्यों दी? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखिए, अब आ गया। और जहाँ तक आपकी रहेगी कौन रिलीज कर सकता है, तो वीडियोस की मलका तो सिर्फ मरियम नवाज हैं। हर एक को वही थ्रेड देती है कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, तुम्हारी वीडियो मेरे पास है। मेरा ख्याल है अजमत शेख साहब पे जो उनको एतराज़ है ना, वो एतराज़ ही है कि अजमत शेख की कोई वीडियो नहीं उनके पास। नहीं, ये तो आपका ख्याल है ना कि नहीं है, क्योंकि वो कहती तो रही है कि हमारे पास अभी 5 वीडियोस और हैं, वो किस की हैं ये नहीं कहा। मैं वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ बड़े ऑनरेबल आदमी आपके पास नहीं हो सकते। देखें, जजेस आर सपोज्ड टू बी ऑनरेबल अनलेस दे प्रूव अदरवाइज। ये आप देख लेना, ऑनरेबल तो हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, ऑनरेबल तो हमारे जस्टिस साकिब निज़ार भी ऑनरेबल थे ना, तभी रिकॉर्ड एक पे 5 बिलियन पाकिस्तान। वही तो कह रहा हूँ ना कि ऑनरेबल होना जो है, बाय डेजिग्नेशन ऑनरेबल होना जो है, दिस इज नथिंग। ये कंडक्ट पे है कि उसका कंडक्ट क्या है। मैं तो कह रहा हूँ ना, रिटायर हो गए तो उनका कॉन्टैक्ट हमने देख लिया, और बड़ा ऑनरेबल कॉन्टैक्ट था। तो मेरे ख्याल से डिसीजंस बड़े ऑनरेबल डिसीजंस रहे हैं। ऑनरेबल डिसीजन से अब सबक सीख के अब सही डिसीजन कर लेने में क्या करें। अब जो अरकान पार्लियामेंट का आ गया, तो अब तो आपकी पार्टियों को मान जाना चाहिए कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए सेनेट में, ताकि पता चले कि कोई नहीं बिक रहा। देखें, ये मॉरली तो आपने बड़ा सही स्टेटमेंट जारी कर दिया है, लेकिन आप खड़मासे देखें क्या मचाया आपकी पीटीआई ने। उन्होंने पहले कैबिनेट में मंजूर किया और कहा कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो जाएगा शो ऑफ हैंड। फिर उन्हें सब्र नहीं आया, उनका ख्याल था कि शायद ये नहीं होगा। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया, एक प्रेसिडेंट साहब ने साइन करके। सुप्रीम कोर्ट अभी उसके ऊपर कर ही रही थी, तो उन्होंने कहा ये तो देर लगा रही है, लिहाजा उन्होंने एक अदर ऑर्डिनेंस पास कर दिया। मुझे ये बताएं, 4 बड़ी अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है, आप मिस कर गए। एक तो ये कि प्यूटन बीमार हो गए, और क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो कल से उन्होंने खाना नहीं खाया, बर्मा में कू हो गया मिलिट्री का। ये सारा भी पीटीआई का कसूर है। कमाल की बात है नाज़रीन, ये देखें ना, आपके ऊपर तो मैं एक शेर इनके हवाले से सुनाता हूं, अक्सर आपको आज फिर सुनाता हूं। इररिलेवेंट बात आपने पीटीआई मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते और अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं। मेरा मतलब है कि जहां जवाब में जरा सा वो अड़े, साथ ही पुतन बीमार हो गया। नाजरीन देख रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, लाखों लोग पाकिस्तान के ये गवाही देंगे कि मुझे तो बात ही नहीं पूरी हो रही, मैं तो चुप करके बैठा हूँ। मैं दोबारा एक और टैबलेट खा लेता हूँ जो आप लोगों ने अपना दे दी है, और मुझे नहीं पता इसमें नींद की गोली तो नहीं है। मुबश्शिर साहब, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हों, तरीकाकार कानूनी होना चाहिए। बुखारी साहब, सबसे पहली बात, आज चलें बैठ के सच बोल लेते हैं थोड़ा सा, है, और प्रॉपर सच के जो हमारी कौम को पता चले। अगर आपकी सेनेट में जोड़ तोड़ होता है, और अगर आपकी सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, और जिसका अब एक फिजिकल एविडेंस आ गया और सामने आ गया कि लोगों ने पैसे लिए, रिश्वतें ली, तो फिर मैं कहता हूँ टुफ है ऐसी जमहूरियत पे, टुफ है ऐसी अपना आज़ादी पे और आज़ादी राय पे। मैं चाहता हूँ कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हर वो शख्स जो चोर है, जो 2 नंबर है, जिसने इस मुल्क का नुकसान किया,
उसको पाबंदे सलासल होना इस चाहिए। बात से बिल्कुल इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं है, लेकिन आप तरीकाकार वो करें जो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने ये पार्लियामेंट में करना है, आपने ना ये अदालत में करना है, ना आपने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करना है। मैं आ रहा था ना सर उसकी तरफ। पार्लियामेंट में कवानीन मौजूद है, लेकिन हमारे वकला अदालतों को महफूज रहने देंगे तो हमको जजेस के पास फैसला करवाने जाएंगे। अब आप देखें ना, ये ना तुम्हारा आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, लेकिन कसूर उसका है कि जो इस मुल्क के अंदर राजधानी कर रहा है। इमरान खान साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं नहीं, मैं सारों पे लगा रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंशिया पे लगा रहा हूँ। जितनी भी इंटेलिजेंशिया, चाहे उसमें मैं आता हूँ, चाहे आप आते हो, चाहे कोई भी आता हो, सारों का कसूर है कि हमने इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां बखेर दी। अपोजिशन का ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को ये शफाफियत इसलिए सूझी है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के बारे में रिजर्वेशन हैं, और यहाँ आपकी वो बात जस्टिफाई हो रही है कि मुमकिन है इसके नतीजे में उनकी चंद सीटें जो है मैं कह रहा हूँ कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। वेल, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम एक और है, कोई नेसेसिटी लॉ से ऊपर नहीं, प्रॉब्लम एक लॉ से ऊपर नहीं है ना। लॉ तो कल टूट गया आपकी अदालत के अंदर, लॉ तो आज भी टूटा है। कितने लॉयर्स हैं जो डिसरोब हुए, कितने लॉयर्स हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हो, इसीलिए तो ये चीज़ें बार बार होती हैं। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, जिन्होंने हमें बताना है कि कानून क्या होता है, हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि जनाब आप हमारी भी इज़्ज़त रखें और हमारी आने वाली नस्लों की भी इज़्ज़त रखें, और कानून और आइन के मुताबिक सही फैसले करें, और चोर को चोर की सज़ा और दगा और तोड़ फोड़ करने वाले को उसकी सजा। मैं आपकी गुफ्तगू की वजह से ये मान लेता हूँ कि शायद आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाए जिन्होंने ये करना है, और उसका नाम इमरान खान है। आपके वो दोस्त भी हैं जाती। इमरान खान जज नहीं है किसी जगह, जज की नहीं बात नहीं है। बात ये कि वो रूलर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का। इमरान खान के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो बुलडोज कर ले अपनी मर्जी से कोई लॉ। आप ये देखें कि उसने कहा शो ऑफ हैंड होने चाहिए, तमाम ऑपोजिशन की जमातें अगर उसके पास पिलाई दीवार बन के सामने खड़ी हो गई हैं। अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उसको ऐसी खाली करनी चाहिए जो ये को बात है के बगैर। आपके पास हुकूमत नहीं, फिर आप अच्छी हुकूमत की क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं? देखिए, अच्छी यार ये को बात के लिए यानी आप अब मैं कमाल की बात है। आफरीन बात अच्छी हुकूमत की नहीं है, वो तो अगर गुफ्तगू छिड़ेगी शायद आगे छिड़े भी, उसके ऊपर हम अलग बहस कर लेंगे। बात यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट किए बगैर जो तरीका कार है उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, और मेरा राइट है कि आई एम रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन जो सादिक और अमीन हो। मेरा राइट है आई एम रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन जो सही और हक फैसले करे। मेरा राइट है कि मेरे लिए जो भी फैसला की इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने करनी है जो वोट दे के भेजते हैं पार्लियामेंट में। हम उन्हीं से हैं, ठीक है, हमने भी वोट डाला, तो फिर हमने ही भेजा है ना उनको भी और दूसरों को। फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है कि जमहूरियत वोट देने से खत्म नहीं हो जाती, मगर उसका आगाज वोट देने से ही होता है। जमहूरियत जो है वो चेक एंड बैलेंस का नहीं, मगर वोट देने दिए बगैर जमहूरियत की इम्प्लीमेंटेशन का आप ख्वाब नहीं देख सकते। में उसकी बात होती है चेक एंड बैलेंस की। अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर कानून तोड़ने पे भी किसी का लाइसेंस मनसूख नहीं हो रहा तो चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया। देखें, अब ये इम्तिहान फिर आपके अदलिया का भी है और आपकी हुकूमत का क्या है। अटॉर्नी जनरल जाके पिटीशन लेके जाएं कोर्ट में और कहें कि जनाब ये इतने बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दें। हुकूमत करेगी, 1.25 लाख वकील कल को सड़कों पे होगा। हुकूमत को क्या तो फिर ब्लैकमेल हो रही है ना ये हुकूमत भी बाकी की हुकूमतों की तरह से। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। मैं यही कह रहा हूँ, या तो ये तो अपने दोस्त को समझाएं ना हो ब्लैकमेल ना करा लेते हैं ताकि उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। आप अपने दोस्त को कहें ब्लैकमेल ना हो, वो वैसे भी तो हर चीज पे अड़ जाता है ना, तो इस पर भी अड़ जाए ना। आप जैसे एडवाइजर्स भी तो है ना उसके, आप भी तो उसको मैसेज पकड़ मेरे जैसा एडवाइजर अगर उसका होता तो आज वो इस नहज को ना पहुंचा हुआ होता। आप यानी एडवाइजर ने पहुंचा दिया। बुखारी के मुतालिक जो बातें करें अच्छी नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लग रही है बातें। शहबाज गिल आपके बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी ना बातें करें। देखिए, गुजारिश ये है, मेरे बेस्ट फ्रेंड तो आप भी हैं, लेकिन हम इश्यूज के ऊपर मुझे नहीं आप एडवाइस करते और इशू के ऊपर हम झगड़ भी पड़ते हैं एक दूसरे के साथ। बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वो कौन से मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा और क्यों। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बुखारी साहब आप ही इसमें बात करें, और उन्होंने मुझे बताया प्रोड्यूसर ने कि ये 1.25 मिनट का होगा ये सेगमेंट। जी पशेमा होना। कल तक हम नारे मारते थे गले फाड़ फाड़ के, फलाने पापड़ वाले के इतने निकल आए। आपको खुला बोलने तो देते नहीं आप मुझे, आपको खुली फील्ड दी। अच्छा जी, फलूदे वाले के इतने निकल आए, रेडी वाले के इतने निकल आए, पता चला टेलीफोन ऑपरेटर्स के भी निकल आए हैं, बात नहीं, और जो ड्राइवर हैं उनके भी निकल आए हैं।
एक ही चीज पर, अच्छा, एक ये ही इशू पर आप दो अप्रोच नहीं रख सकते। कितनी प्रॉब्लम की बात है कि ये ज़ियाउल हक वाली आप पॉलिसी है आपकी, बिल्कुल जन ज़ियाउल हक वाली पॉलिसी है कि अपनी प्रेस फ्रीडम जो है इथोपिया से कंपेयर करो, माली हालात इथोपिया से कंपेयर करो, प्रेस फ्रीडम मॉस्को से कंपेयर करो। अरे यार खुदा के लिए, जो गलत है वो गलत है। तुम्हारा वही हाल है जो पिनोशे का था, जो चिली में ये समझता था कि जो मैं कहता हूँ वो कानून है, नहीं, और जो मैं करूँ वो बाय द वे वो तो कानून होता था जो पिनोशे कहता तो था। नहीं, पिनोशे कहता था वो कानून नहीं था, तू पिनोशे ना बनते। नहीं, वो तो कर लेता था, इम्प्लीमेंट कर लेता था। नहीं, वो करता तो था, मैं तो मिन्नत ही करता रहता कि मेरी सुन ले। ये बताए तूने हर बार जरूर किसी डिक्टेटर का साथ देना। नहीं, मुझे ये बताएं कि मैं को बात ही ना करूं यहाँ पे, मैं तो अपना आटे की बोरी बन के बैठा रहूं। ऑडियंस से किसी दिन सर्वे करा लेते हैं कि कौन बोलता है, पता चलेगा एक आदमी जब 70%। नाजरीन, आपने जरूर राय देनी है कि सलीम बुखारी साहब क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं, मुझे बात भी नहीं करने देते। जी, सवाल ही उलट कर दिया। आएगा ना जवाब, उसी तरह आएगा। ये वही है ना ज़ियाउल हक वाला रेफरेंडम कि अगर मुझे आप चाहते हैं कि मैं रहूं इस्लाम, तब भी मैं हूं, अगर आप चाहते हैं। नहीं, उसने कहा था अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो मुझे वोट दे दें। एनीवे, गुजारिश ये है कि इसके ऊपर भी एक अपॉर्चुनिटी है खान साहब के पास कि वो इस गलत एक्सरसाइज को, जो इसकी इंटरप्रिटेशन दी जा रही है वो इससे ज़्यादा मज़ा का खेज है कि जनाब चूंकि दुबई से फंडिंग किसी पार्टी के अकाउंट में नहीं आ सकती, लिहाजा हमने उसका ये तरीका देखें। एक मैं आपको बात, यही बात वो पिछले भी कहेंगे ना, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हमें वो मिस नहीं करनी चाहिए, और वो मुझे लगता है कि हम कर रहे हैं। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा, जो पार्लियामेंटेरियन भी हैं और फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उनको 50,000 रुपये फ़ाइन भी किया, और मिस डिक्लेरेशन के ऊपर डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, उसमें एसेट बियॉन्ड मीन्स भी आ जाता है, उसमें वो एसेट्स जो नहीं डिक्लेयर किए व्हाटएवर। सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वाडा इस फाइन के बाद अब सादिक और अमीन नहीं रहे, और क्या वो सिर्फ 63 के तहत डिस्क्वालीफाई होते हैं या 62 और 63 के साथ, या होते भी हैं कि नहीं, ये भी तो कहे ना साहब। हो जाएंगे, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो बचना है। अगर फाइन हो गया है और उन्होंने मिस स्टेटमेंट की है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता चला है, मेरी चुड़ैल ने खबरें दी हैं कि वाडा साहब अपने मखसूस दोस्तों के बीच में बैठ के एक बड़ शो मार रहे हैं। अब पता नहीं सही है कि गलत है, वल्लाहुल आलम, ये तो वही बता सकते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ तो मैं मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन मैं डिपार्टमेंट का हेड तो ज़रूर हो सकता हूँ ना। वो तो उसमें नहीं लिखा, मसलन मैं वापडा का चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं फलां हो सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में, चाहे वो मेरा दोस्त हो, जब ये साबित हो जाए कि इसने इस मुल्क का कानून तोड़ा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल। पहले ही तो बात ये देखें कि एरोगेंस का लेवल क्या है। कि कोई 15 के करीब पेशियां हुई वहाँ, समन उनको भेजे गए, वो आके पेश ही नहीं हुए, अदालत में पेश नहीं हुए। ये वो लॉ और कानून है जिसकी हम बात करते हैं कि जी हर एक के लिए एक होना चाहिए। वो इतनी ढिठाई से इसको डिनाई करते रहे हैं कि वो कोर्ट में आएंगे, नारे वो जिस तरह के मारते हैं वो आपको बिल्कुल, और वो टीवी पे आते रहे। अब मेरे ख्याल से इसको अगर मिसाल बना दें खान साहब, फिर मैं कह रहा हूँ खान साहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो देखें कि इस किस्म की, अच्छा इससे कोई नुकसान भी नहीं है पीटीआई को, और मेरी फायदा होगा पीटीआई का वो करते हैं, यानी वो जहांगीर तरीन की तरह नहीं है, थिंकर है या नथिंग ऑफ द काइंड। उन्होंने मेरे ख्याल से ज्यादा एम्बैरेसमेंट ही कमाई है पार्टी के लिए भी, पार्टी ऐसे कुछ और भी हैं, वैसे ऐसे कुछ और भी हैं। लेकिन अब मैं ये बताऊँ आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो केस है ना फॉरेन फंडिंग का, ये पाकिस्तान की सियासत का एक नया मोड़ होगा। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। आइदर वे, हाँ आइदर वे आप या हमेशा के लिए चोर चुकारी और करप्शन को इजाजत दे देंगे, या आप हमेशा के लिए उसका दरवाजा लीगलाइज कर देंगे, या आप उसको लीगलाइज कर देंगे, और या उसका दरवाजा बंद कर देंगे। अब ये फैसला इलेक्शन, आपके पास इंफॉर्मेशन तो होती है ना। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना इस बारी, जो मुझे लगता है, और ये जो फैसल वाडा के फैसले के बाद मुझे लग रहा है कि वो लाल नहीं करेगा और वो हकीकी फैसला देगा। हो जाएगी, आप समझ रहे हैं? अगर देखे, मुझे उससे गरज नहीं है, मेरा मुल्क बचना चाहिए, मेरा मुल्क बचना चाहिए। भुट्टो साहब ने एएनपी को बैन कराया था इसी तरह से कोर्ट के जरिए। वो दूसरी बात है कि वो बाद में अवामी नेशनल पार्टी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब आप टेक्निकली देखें कि JUIF जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। JUI पाकिस्तान है, JUI पाकिस्तान है। तो ऐसी एनोमलीज जो हैं जिनका बज़ाहिर को फ़र्क नहीं होता लेकिन कानूनी और लीगल फ़र्क बहुत होता है, ये एड्रेस होने चाहिए। या तो नाम बदल लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो नए नाम से रजिस्टर कर लें, तब भी ठीक है। अब देखें, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा इम्तिहान है। उनको ये सोचना है, इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबरान हैं, उनको ये सोचना है कि हम पाकिस्तान में हर आने वाली नस्ल के लिए हम अपने फ़ैसले से डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ के लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। हम तवक्को कर सकते हैं मेरे ख्याल से इस स्टेज के ऊपर कि ऐसा फैसला है। मेरा तो ख्याल है कि आएगा, वाई नॉट, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी बुखारी साहब अच्छे लोगों की है।
200-400 लोग हैं जो अच्छे ना हो या कमज़ोर हों, लेकिन 99% लोग अच्छे हैं। आप किसी के घर से गुजर जाए, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, ना वाकफियत हो तब भी, तो ये अच्छे लोगों की निशानी आपने है। मेरे दिल में एक पॉजिटिविज्म जो है उसको जनरेट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला करने जा रहा है जिससे ये लानत जो है हमेशा के लिए मुझे खत्म तो हो नहीं जाए। पता वो क्या करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आज का ये फैसला जो है, मेरा ख्याल है उसकी बारिश की पहला कतरा है। क्योंकि इसके अंदर भी अब गुंजाइश नहीं रही है, इसलिए कि इसके जो फाइनेंस एडवाइजर हैं सिराज अहमद साहब पीटीआई के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के वर्कर प्रॉब्लम एक और है, उसकी 2 सज़ाएँ हैं। एक तो सज़ा है कि जितना अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं वो फ्रीज़ हो जाए और वो एक्सचेकर के पास चला गया, लेकिन असल सज़ा ये है कि क्या वो करने से और इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज होने की वजह से क्या वो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं। रिवाज तो ऐसा नहीं है, तवक्को अगर आप दिला रहे हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं, साथ साथ दुआ भी करते वाई हैं कि अल्लाह नॉट करे। बुखारी साहब, ना उम्मीदी तो कुफर है। करेक्ट, अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि उम्मीद से रहो। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपकी ये गुफ्तगू मैंने तस्लीम कर ली है, ज़्यादा आपके साथ झगड़ा अब नहीं आप किया भी मैंने। ज़रा मौलाना को रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि JUIF का नाम चेंज कर ले और जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है। अभी तो मौलाना साहब की वजह शोहरत JUIF नहीं है, बाबा, अभी तो वो मैं पीडीएम का तो प्रेसिडेंट है भाई। मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी और आईनी बात कर रहा कानून हूँ। ने इंटरप्रेट करके उनके मुखालफिन की पिटीशन खारिज कर दी है कि कोई पार्टी JUIF के नाम से नहीं है, और जो पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब की रजिस्टर है वो JUI पाकिस्तान है, इसीलिए सब्र करके बैठ गए हैं ना सारे। अच्छा हाँ। चलो जी, छोड़ो फिर हम भी ब्रेक ले लेते हैं। बुखारी साहब की जीत हुई जी इस राउंड में। एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर बताते हैं कि PDM का शो क्यों फ्लॉप हो गया और क्या कमज़ोरी है उसकी हैदराबाद में जो आज हुआ, इतना छोटा सा जलसा। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। एक और मुझे गोली दे दी है पकड़ा के लाके, ताकि मैं PDM के ऊपर भी कुछ ना बोलूं। बुखारी साहब, ये इसमें क्या आपने वो स्लीपिंग पिल के साथ मिक्स की हुई, क्या किया हुआ? आपका पावरलेस शो हो गया, अब उस पर आप चाहते हैं मैं बोलूँ ही ना, मैं उसके बाद खाऊंगा। ले ये पढ़िए यहाँ पे। देखें, ये जो आपने एक वतीरा बना लिया है ना कि जहां भी जलसा हो, चाहे बड़ा हो चाहे तरीखी हो चाहे जो भी हो, उसको जलसी कहना है आपने। बुखारी साहब जलसी कहें। ये जो आपके दोस्त की Please, लाइन है ना, वो ये जो आपके दोस्त इमरान खान की लाइन है और उसके हवारियों की, तीफी भट्ट साहब की अलिया फौत हुई थी ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके कुल पे ज्यादा लोग थे। सर फैसल जावेद साहब, मैं आपसे अर्ज करूं ये बात गलत है कि वो ये कहें कि इतने लोग जो हैं वो हमारे डाइस पर होते थे, खुदा के लिए ना करें। फजल रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, दोनों ने कहा कि ये तारीखी जलसा है। ये मैं मान सकता हूं कि उसको आप तारीखी ना कहें, पर जलसी भी नहीं कह सकते आप उसको। आंखें खुली से देखना चाहिए। वीडियो की स्क्रीन जो है, हुआ किधर है, सब कुछ बता रहे हैं। कहां पे? हैदराबाद में। इसीलिए हम उसको एक पावर शो एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखें, पावर शो की जो है ना क्वालिफिकेशन बदल गई हुई है। इमरान खान ने खुद बहुत बड़े बड़े जलसे किए और एक रवायत कायम की। दूसरे लोग अब उसको पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं थोड़ा कम रह जाते हैं, लेकिन जलसों की इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि PDM में इतनी तवील जो सो जाऊं ये गोली पूरी खा के, मुझे बताएं कि बिलावल साहब ने इतनी बोरिंग स्पीच क्यों की है? देखें, अब मुसीबत यह है कि मैं और आप एक ही तरह की रेटरिक सुन के, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो हुकूमत के एक फौज जो है तर्जमानों की, वो है। बिलावल साहब जो हैं वो पिंडी को खुश तो नहीं कर रहे थे? देखें, ये अब आप इल्जाम उनके ऊपर जो मर्जी लगा नहीं, दें, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा लेकिन हूँ। कल तक तो वो सिलेक्टर्स को टारगेट नाज़रीन किया हुआ इसका था। भी जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि वो कोशिश नहीं कर रहे? कि आज देखें, वो ज़ियाउल हक तक नाम लिया उन्होंने, मुशर्रफ तक लिया, उसके बाद उनकी जुबान लड़खड़ा गई, उसके बाद नहीं उन्होंने नाम लिया किसी जर्नल। नहीं, बैठे हुए जर्नैल का नाम कभी किसी ने लिया? नवाज शरीफ, फजल रहमान, नवाज शरीफ कह सकते हैं आप, फजल रहमान साहब भी, मतलब उन्होंने भी लिए, ऐसी बात तो नहीं। देखें, गुजारिश ये है, जलसा पहला नहीं था, आखिरी भी नहीं है। एक तवील लिस्ट है जलसों की जो PDM के उस 26 पॉइंट के तहत जलसे उन्होंने किए हैं। मेरा बड़ा दिल अब लॉन्ग मार्च की बात 180 रुपए दर्जन हो गए अंडे, तो मैं उनको बताने लगा था कि क्या में पाकिस्तान के वक्त 2 पैसे दर्जन भी थे,
ये क्या बात है यार, हर टाइम के साथ तो अपना कीमत बढ़नी है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन इस तरह आसमान से बातें नहीं करती भाईजान। मतलब 25 रुपए आप लोग ले चुके हैं, 50 रुपए दर्जन से एकदम उधार आप लोग ले चुके हैं, जिस तरह की LNG साइन कर चुके हैं, जिस तरह का आप रेंटल पावर प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जिस तरह की IPPs कर चुके हैं, उसके बाद हमने यही करना है और क्या नहीं करना? जनाब, जिस तरह की आपने IMF के साथ एग्रीमेंट्स किए हमने तो जनाब जिस तरह आपने कर्जे लिए हैं, आज जो आप हुकूमत इस ने कौम किया, का बेड़ा गर्क कर आज रहे जो हैं जनाब। हुकूमत ने किया जनाब, IPPs का रिविजिट कर लिया, पूरे का पूरा टैरिफ पता है कितने 100 बिलियन बच रहा है पाकिस्तान का यार, कहीं तो दाद दे दें। आज बोले तो सही ना, पहले मुझे आप कन्विंस तो करें ना, हमें थोड़ी दाद में कुछ दाद आपने शेर पढ़ा है कि मैं दाद दे दूं फौरन। वफाकी काबीना ने जो आप माजरत के साथ पहले आपको याद करा दूं कि 2 दफा पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में यही IPPs जो है पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी इंटरनेशनल कोर्ट से चैलेंज कर चुके हैं। ठीक है ना। PTI ने वो नौबत नहीं आने दी, PTI ने उनकी चोरियां उनको दिखाई और उनको बुला के कहा कि हम तुम्हें ये दिस इज वन वे ऑफ सेइंग इट। लेकिन जो आपका सर्कुलर डेट है उसका भी साइज देखा है आपने? था किसी और हुकूमत के दौर में उतना? देखे अब कितना कम हो जाता है, 50% लेस हो कैसे होगा कम? अभी तक तो नहीं हुआ भाई। 2500 अरब रुपए सर्कुलर डेट बना हुआ है यार। आज तो रेट तय हुआ है ना, आज हुआ है शाम को 4 बजे, तो प्लीज आप थोड़े दिन तो दे देना। आप लोगों को भी तो एक ऐसे ही है कि जैसे कोई पोलोराइड तस्वीर। 2.5 साल के बाद मुझे भाईजान ये कैमरे आपके 2.5 साल के बाद मुझे मुबश्शिर लुकमान साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी टाइम दें हमें। वही रेटोरिक जो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आज जो फैसला हुआ है उसको 2.5 साल में होने बेड़ा में गर्क कर दिया आम आदमी का। 2 महीने तो 2.5 देना, साल और मिल गए तो मेरे ख्याल है 2 महीने तो देना। अब कब्रिस्तान आपको बस गर्मियों में बिजली आ जाएगी और सस्ती बिजली आएगी, बेहतर रेट पे आएगी बिजली, और आपके पंखे नहीं बंद होंगे। कभी ये हुआ है कि बढ़ी हुई कीमतें कम हुई हो? देखिएगा जरा इंशाल्लाह बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कभी करप्शन पे भी किसी ने हाथ नहीं डाला था, किसी ने करप्ट माफिया पे भी नहीं हाथ डाला था, आज शुगर माफिया पे डाल दिया ना। हाथ डालना अपनी जगह है, लेकिन अपनी नाक के नीचे करप्शन होने देना भाईजान आज हाथ डाला है कि नहीं डाला, चले मुझे आप बताएं। देखिए हाथ डालने की कोशिश की पहले है, लोगों लेकिन को बता दें उन्होंने किया क्या है। आप मुझे ये बताएं बिल्कुल संजीदगी से कि क्या ये तरीका है करप्शन रोकने का कि वहां कैमरे लगा दें? इससे रुकेगी वो करप्शन जो शुगर माफिया करता है? नहीं। फिर तारीफ का की कर रहे थे आप? मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पहला स्टेप है, ये बारिश का वो पहला कतरा है जिसका मैं पिछली ब्रेक में जिक्र किया था। देखिए मैं करता हूँ, मेरी तो सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है और वो फिर सारों को बुरी लगेगी। 78 शुगर मिले हैं इस मुल्क में और मेरा ख्याल है 75 शुगर मिलों के जो मालकान हैं वो नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हैं। ठीक है। आप नेशनल असेंबली के उन मेंबरान को जो उन शुगर मिलों के मालिकान हैं उनको पकड़ के अंदर डालें, चीनी आपकी खुद ठीक हो जाएगी। Who will bell the cat? प्रॉब्लम कौन करने जा रहा है? जमहूरियत को नुकसान हो जाएगा ना। नहीं, जमहूरियत को नुकसान अब छोड़ भाई दें, वही हो आपने जाएगा। आम आदमी की जिंदगी आसान करनी है, ये जमहूरियत देखनी है। मेरा मतलब है कि आम आदमी यहाँ पे उन्हीं लोगों को वोट देता है जिन्होंने उसको लूटा होता है। तो फिर जो लूट के उसके पैसों पे बाहर बैठे होते हैं, जिन्होंने अपार्टमेंट्स लिए होते हैं, जिन्होंने घर लिए होते हैं, वहां पे बैठे होते तो हैं। वोट देने वालों को मार दें। क्या वोट देने वालों को मार दें? एजुकेट करें ना, यही मेरा और आपका काम है। तो हम करते हैं ना, हमारे जितनी कोशिश कौन करता है बताएं मुझे। अब हम ये बता रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत आई है कि जो ना इनसे डरती है, ना घबराती है, ना आरो देना, और उसने इनको कंधे से लगाना है। अच्छा, अब आप भी कन्विंस हो गए कि एनआरओ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना है? एनआरओ नहीं आना, नहीं देना, प्राइम मिनिस्टर ने। और कौन देगा? और कौन देगा? ना कर यार, खुदा के लिए दिल पे हाथ रख के बता कौन देता है एनआरओ? माशाअल्लाह एक बात बता रहा हूँ, कल आपने मेरी जनरल इफ्तिखार बाबर की स्टेटमेंट सुन ली? क्या मैं ट्रैक करें बीच में? देखें इसके हवाले से आपको मुझे बार बार याद कराना पड़ेगा। वो एक बात और करनी है। कल मैंने यहाँ प्रोग्राम में ये कहा था कि जो जनरल आसिफ गफूर थे उन्होंने ये कहा था कि हम पार्टी के PTI के पार्टी मैनिफेस्टो के साथ खड़े। वो सोशल मीडिया से रेफरेंस मेरे पास आया था, विच वॉज रॉन्ग। He never said that. कोई बात उनका ये स्टेटमेंट था कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और अब हमें ये बताया जा रहा है कि हर हुकूमत, मैंने उसी वक्त करेक्ट कर दिया। फिर भी मतलब ये कि उनका ये रियासत के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम हुकूमत वक्त के साथ हमेशा असल में प्रॉब्लम है हमारी ना, एक प्रॉब्लम हो गई है बुखारी साहब कि मैंने अब फर्ज करे मुबश्शिर लुकमान ने फैसला कर लिया कि सलीम बुखारी जो मर्जी कहे मैंने उसकी मुखालफत करनी। जो कि आप करते हैं। नहीं सर, मैं आपकी कितनी बारी हाँ मिलाता हूँ। नाशुक्री जो है ना वो भी कुफ्र है, वो भी गलत है। कभी ये आपके लिए मुझे खास दुआ करनी पड़ेगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके गुनाह कम करे। मैं अक्सर करता हूं आपके साथ इत्तेफाक, आप जो है नहीं करते। लोगों के ऊपर ऐसी तोहमतें लगा रहे हैं, नेक और मासूम लोगों पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पोलराइजेशन ही है। अब आपने आज जितने टॉपिक्स के चले, सुप्रीम कोर्ट बार ले ले, आप हाई कोर्ट बार वो ले ले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले ले, सेनेट ले ले, फैसल वाडा का केस ले ले, इलेक्शन कमीशन का केस ले ले, मैं और आप अपने अपने लोगों की तरफदारी कर रहे हैं और बचा रहे हैं। नहीं,
देखिए एक इसके सेकंड, बावजूद हम वो बात भी कह रहे हैं। एक मिनट मैं एक अर्ज कर लूँ। मैं मिनहसुल कौम एक बात कर रहा हूँ, मैं मिनहसुल एक कौम बात कर रहा हूँ कि हम सही बात सुनना ही नहीं चाह रहे। नहीं, मगर हमें करने से तो कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। और हम कर भी रहे हैं। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हर इशू के ऊपर कोई ना कोई सीधी बात की जाए। देखिए कुरान पाक में है, मैं कुरान पाक कोट करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐसी बात नहीं है, बख्शिश वो क्यों नहीं है जो सच और हक की बात करते हैं। और ये कोशिश करनी चाहिए जितनी भी ज्यादा आदमी कर सके वो करनी आदमी को चाहिए। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में उठाए। मतलब यहाँ तो हाल ही नहीं पता हम किस वक्त मेरा किस ख्याल है हाल में अपने लिए दुआ करने के बजाय हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं, अल्लाह ताला उनको उनके नेक कामों की वजह से खैर खैरियत से उठा ले, क्योंकि इनका भी हाल कोई नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हमें सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए। मैं बिल्कुल तो इस ठीक पे है, ये आज इस डिसएग्री प्रोग्राम करूंगा। की वसातत से हम दुआ मांग लेते हैं। मैं मांग सकते हैं, और मैं तो ये मांगता हूँ कि हमें अपने लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम कितने बिल्कुल गलत हैं, सही है। I कितने agree with you. गुनाहगार हैं। लेकिन वफाकी काबीना के इजलास में और क्या क्या डिस्कस हुआ? देखिए, जो एक कैमरे लगाने की बात है ना मिलों में, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। यार किसी को ठेका मिलना होगा, मिल जाएगा। आप मुझे बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कैमरों का ठेका भी तो किसी को चाहिए। ये क्या बात है भाई, छोड़े आगे चले यार। फिर ठीक है, फिर ठीक है जनाब। यार आप मोटरवे बना रहे थे, आप M4 बना रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा, तो एक कैमरे लगाने पे आपको प्रॉब्लम हो गई। अब आप ये बताएं जनाब, मेरे ख्याल से एक अवामी मसले की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो जरूर देनी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, आप चूंकि ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, आप वीलॉग भी करते हैं अपने, ये मुझे बताइए क्या रैकेट है यार? आम आदमी को बात समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है उसके साथ। कोरोना वैक्सीन के मतलब दो बातें मैं आपको पहले बताऊं कि आप साइंसदान से पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, और आप अस्पतालों को देखते हैं तो वो करोड़ा बना गए। यानी कमाल की बात है, ऐसी बीमारी जिसके पास उनका इलाज नहीं है, उसके एवज वो अरबों रुपया कमा गए। यानी ये इस मुल्क में हाल हुआ हुआ। इस लेकिन मुल्क में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, और इस मुल्क में ज़्यादा बुरा हाल इसलिए है। इस मुल्क में अगर मैं फिर कुछ कहूँगा तो आप उस पर एतराज़ करेंगे, और शदीद एतराज़ करेंगे। वो 18वीं तरमीम की वजह से है कि जिसमें सूबे अपना फ़र्ज समझते हैं कि हमने वफाक से इख्तलाफ करना है और उससे हमने अनोखी को बात करनी है। खैर मैं नहीं कह रहा वो बात, मैंने वैसे डिस्कशन में आपको रेफरेंस दिया था। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सूबाई वज़ीर ने ये कहा यास्मीन राशिद ने, अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये सेफ़ नहीं है। इस बात पे उनका पोर्टफोलियो उनसे ले लेना चाहिए कि हुकूमत वक्त कैसे ऐसी वैक्सीन मंगा रही है। आपको पता है कोई नहीं लेगा। नहीं, एक मिनट, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ, एक मिनट। देखिए, अगर आप अपनी हुकूमत के एफर्ट को इतना डाइल्यूट कर देते हैं तो फिर आप वाजिबुल जवाब है। अब दूसरी बात यह है कि एक वफाकी वज़ीर और एक आपके स्पेशल असिस्टेंट, दोनों की तकरार हो रही है कि 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए सही है कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि इस वैक्सीन के मामले में बुखारी साहब मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं एजुकेट नहीं हो सका। मैं यही वजह है ना, मैंने आपने लगवाई भी तो नहीं ना। मैंने तो नहीं लगवाई। मैंने भी नहीं लगवाई। हाँ, मुझे तो डॉक्टर जावेद अकरम ने घर आके कह दिया कि मैं कल भेज रहे हैं बंदे सारे घर वाले लगवान। मैं कहा तुसी लगवाओ, मैं तो नहीं लगवा रहा। उसकी वजह मैं लगवाऊंगा जिस वक्त मुझे ये यकीन हो जाए कि सिर्फ वैक्सीन लगेगी, प्लेसिबो नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब ट्रायल खत्म हो गया। अगर आप क्रेडिबिलिटी भी तभी बनेगी। मैं उस वक्त भी शिरकत कर सकता हूं कि आपने ट्रायल करना हो, प्लेसिबो लगाना हो, लेकिन मुझे बता के करें। मैं चाहता हूं कि ये मेरा हक है कि मुझे पता हो कि मैं क्या चीज़। आप एक बात और बता दें ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए कि जो चाइना की वैक्सीन है, आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली? मुझे पता ही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात देखता हूँ कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेज़ी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और उन्होंने तो चाइना ने फिर कैसे काबू पा लिया वुहान में जो कुछ हुआ, इतना मैसिव स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक जो था? चाइना के ऊपर खबरें कितनी आराम से आती हैं बाहर या नहीं आती, मुझे तो इसका पता नहीं, आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आप देखें ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेलीगेशन ने विजिट किया वुहान के वो हॉस्पिटल। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कमेंट भी किया हुआ। अब मैं क्या कहूँगा का प्रेसिडेंट, अब मेरा तो कमेंट नहीं है, उसका ही कमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ये वैक्सीन अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रिवेंशन है कि क्योर है। देखिए, बात तो क्योर की हो रही है, इसलिए कि माजी में भी आप देखिए कैसे कैसे पेंडेमिक्स आए, इन्फ्लुएंजा आया। आपको ये बता दूं, आपको एक बात मैं अल्टीमेटली वैक्सीन गारंटी से एक बात बता सकता हूं कि आज आप वैक्सीन लगवाते हैं तो 6 महीने के बाद आपको दोबारा लगवानी पड़ेगी। उसका असर जो है उससे ज़्यादा नहीं होना, ये तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। अब आप ये समझ लें कि कोविड-19 की वैक्सीन आपको बार बार लगनी है ज़िंदगी में। यानी यू हैव टू लिव विद इट। यू हैव टू लिव विद इट। अब इसमें एक ही सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है वो मैं बता सकता हूँ।
वो मुझे पता है, बताए। मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो आपकी कंसिस्टेंट लाइन है ना, जब आप तशरीफ लाए थे प्रोग्राम के लिए तब भी आपने कहा कि अब इस मास्क के साथ जीना है वो हमें। मास्क पड़ा है ना, क्यों पड़ा है उधर? मैं इधर भी लेके आया हूँ ना, सिर्फ प्रोग्राम के लिए मैंने उतारा क्योंकि हम दूर बैठे हुए। देखें, हमें लोगों को ये बताना है, होने को हो सकता है, अल्लाह ताला बचाए हमें हर किस्म की वबाई मर से बचाए, लेकिन ये एहतियात हमारे अपने हाथों में। मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग आप समझते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव है बिल्कुल। किसी भी वैक्सीन आप ये देखें कि 2 महीने से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीबन 2.25 महीने से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, मैंने और आपने एक दफ़ा हाथ नहीं मिलाया 2 महीने में, वरना ये हो सकता है कि हम गले भी ना मिले। क्यों? अब हर आम आदमी जो है ना वो इतनी पाबंदी नहीं कर आम सकता आदमी की भी जिंदगी उतनी ही अहम है, जितनी लेकिन मेरी वो और अगर इस आपकी। पर अमल करे तब ना। राइट। हमारे यहाँ बाजारों में क्या होता है, स्टोरों पर क्या होता है, तो आपने देखे नहीं है ये सीन? हमारे यहाँ आज भी लारी अड्डे के ऊपर क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे हैं? आई नो वो कह रहे नहीं हुए। मुझे वो आज ही को पूछा था कि हम बर्मा की नई हुकूमत को मानेंगे कि नहीं। मैंने कहा हमने तो कोरोना को नहीं माना है, उसकी हुकूमत को कैसे मानेंगे। बट बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं, DNA आप देखते रहिएगा, कल भी हाजिर होंगे इसी वक्त इंशाल्लाह यहाँ पे चैनल 24 पे अंडर टुमारो। अल्लाह हाफिज़।